हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 15 अगस्त और आज हम लोग पढ़ेंगे 15 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, 15 अगस्त 2025 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और भारत के इस 79वें स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम है नया भारत। इस मौके पर लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है और साथ ही मुख्य भाषण भी दिया जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को संबोधित किया जाता है। दरअसल 15 अगस्त साल 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से लगभग 200 वर्षों बाद आजादी मिली थी। तब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाल किले पर ध्वजारोहण किया गया था और साथ ही ऐतिहासिक भाषण भी दिया गया था, जिसे कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। अब 15 अगस्त और ध्वजारोहण और झंडा फहराए जाने का मतलब क्या होता है, अब इसे समझते हैं। तो दरअसल ध्वजारोहण में ध्वज का मतलब होता है झंडा और आरोहण का मतलब होता है ऊपर उठाना, यानी कि इन दोनों को अगर हम एक जगह करके समझे तो ध्वजारोहण का पूरा मतलब होता है झंडे को रस्सी की सहायता से धीरे धीरे ऊपर उठाना और फिर फहराना। और ये किया जाता है, कब किया जाता है? तो 15 अगस्त को किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज को लाल किले पर खुद के द्वारा ऊपर की तरफ खींचते हैं, यानी कि झंडा पहले से नीचे बंधा होता है, उसे रस्सी की सहायता से ऊपर खींचा जाता है और ऊपर पहुंचने के बाद फिर उसे फहराया जाता है। दरअसल यह दर्शाता है कि हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है, जो कि आजादी की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। अब झंडा फहराना ये क्या होता है? तो दरअसल फहराना का मतलब होता है झंडे को खोलना और हवा में लहराना। दरअसल इसमें झंडा पहले से पोल या फिर खंबे के शीर्ष पर बंधा होता है, केवल उसे खोला जाता है और लहराया जाता है, उसे ऊपर की तरफ नहीं खींचा जाता है। दरअसल यह दर्शाता है कि राष्ट्र पहले से स्थापित है और कार्यरत भी। और ये कब किया जाता है? तो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा झंडे को फहराया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 79वां। अगला सवाल है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 14 अगस्त साल 2021 को की गई थी। इसका उद्देश्य है भारत के विभाजन के दौरान हुए दंगे, हिंसा, नरसंहार और साथ ही विस्थापित परिवारों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देना। दरअसल 14 से 15 अगस्त साल 1947 की मध्य रात्रि को भारत की आजादी के साथ ही भारत और पाकिस्तान दो अलग देशों में बंट गए थे, जिसमें कि 10 से 15 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 1.4 करोड़ लोग विस्थापित भी हुए थे। इन लोगों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 अगस्त। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद के गचिबौली में स्थित पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल लेबोरेटरी का उद्घाटन हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है, जो कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, जो कि भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक है, जो कि 9300 वर्ग फीट में यह फैला है। और इस पे लागत कितनी आई है? तो 1.85 करोड़ रुपए इस पे कुल लागत आई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। अगला सवाल है, हाल ही में 18वें खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड साल 2025 में इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। भारत में कहाँ किया जा रहा है इसका आयोजन? तो मुंबई में। और साल 2025 में यह इसका 18वां संस्करण है, जिसका की आयोजन 11 अगस्त से शुरू हुआ है और 21 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए प्रधानमंत्री। इसमें 64 देशों का प्रतिनिधित्व शामिल है, जिसमें कि 300 छात्र इसमें भाग लेंगे।
आयोजनकर्ता कौन है इसके? तो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत आता है, और साथ ही वित्तीय सहायता डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के विज्ञान प्रतिभा प्रोजेक्ट के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है खगोल एवं खगोल भौतिकी से युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और साथ ही स्वदेशी वैज्ञानिक नेतृत्व को सशक्त बनाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयास राजस्थान के जयपुर में किया गया है। दरअसल ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई तकनीक के संयोजन से यह प्रयोग किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सूखी रामसर झील को पुनर्जीवित करना और साथ ही स्थानीय जल संकट को भी कम करना। इसकी अवधि है 60 दिन की, जिसमें कि 60 ड्रोन उड़ानें शामिल हैं और प्रत्येक महीने 4 से 5 ड्रोन की उड़ानें इसमें शामिल हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। अब राजस्थान, तो राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, वर्तमान राज्यपाल हैं हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। ये 4 जिले कौन से हैं? तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब राजस्थान अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 5 राज्यों से, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक साझा करता है, जो कि उत्तर में पंजाब से ये राज्य है, उत्तर पूर्व में हरियाणा से ये भी राज्य है, पूर्व में उत्तर प्रदेश से ये भी राज्य है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश से ये भी राज्य है, दक्षिण पश्चिम में गुजरात से ये भी राज्य है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से साझा करता है। और राजस्थान का शहर उदयपुर झीलों का शहर कहा जाता है और साथ ही राजस्थान के जोधपुर में एशिया का सबसे बड़ा वायु सैनिक अड्डा है और भटिंडा में एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सूर्य द्रोणनाथन 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो भारतीय सेना द्वारा सूर्य द्रोणाथन 2025 नामक प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी के सुमदो में किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई है 10,700 फीट। यहाँ पे भारतीय सेना की पूर्वी कमान ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी में स्वदेशी अनुसंधान, विकास और निर्माण को बढ़ावा देना। इसका आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण 10 से 15 अगस्त 2025 तक किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण 20 से 24 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। इसमें प्रतियोगिता में श्रेणियां कौन सी हैं? तो ओपन श्रेणी, सेवा टीम और ओईएम यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हाल ही में नागपुर पुलिस द्वारा गरुड़ दृष्टि को लॉन्च किया गया है, जो कि इसका उद्देश्य है सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों, गलत सूचनाओं, नफरत फैलाने वाले कंटेंट और अपराधों पर निगरानी रखना। यह टूल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स, जिसे कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, जैसे प्लेटफॉर्म पर कीवर्ड एवं हैशटैग ट्रैकिंग, विजुअल सर्च और एआई आधारित कंटेंट वर्गीकरण जैसे फीचर्स का उपयोग करता है निगरानी के लिए। गरुड़ दृष्टि द्वारा आईटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अनुरूप निगरानी की जाएगी, जिसे कि निगरानी प्रक्रिया और डेटा संचयन कानून के दायरे में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन में मौजूद नहीं है, बट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला सवाल है, हाल ही में विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो कौन सी विधानसभा में पारित किया गया है? तो हाल ही में दिल्ली विधानसभा द्वारा दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 को पारित किया गया है, जो कि निजी स्कूलों की शुल्क वृद्धि पर अभिभावकों को वीटो का अधिकार प्रदान करता है। अब अभिभावक वीटो, तो इसमें स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी में शामिल अभिभावक यदि किसी शुल्क वृद्धि का विरोध करते हैं तो वह बढ़ोतरी अपनी जगह पर नहीं आती।
और इसके सही तरीके से संचालन के लिए 3 स्तरीय समिति बनाई गई है, जो कि स्कूल स्तर पे, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे है। और साथ ही कड़े दंड का प्रावधान भी किया गया है, जिनमें कि स्कूल यदि तय सीमा से अधिक फीस लेते हैं तो फिर उन्हें बची हुई राशि को 20 दिनों के अंदर लौटानी होगी। साथ ही विलंब होने पर जुर्माना गुना देना पड़ेगा, फिर 3 गुना, और हर 20 दिनों में यह आगे बढ़ता रहेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली विधानसभा। अगला सवाल है, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन साल 2025 में 2 श्रेणियों में किया गया था, जो कि अंडर 19 और अंडर 22 की श्रेणियां थी। इसका आयोजन 30 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक किया गया है, जो कि कहाँ किया गया है? तो थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। भारत के इसमें पदक है अंडर 19 वर्ग में 14 पदक, जिनमें 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं, जबकि अंडर 22 में 13 पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें कि महिला गोल्ड रितिका ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। अंडर 19 वर्ग में भारत दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि अंडर 22 में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इसमें शामिल देश कौन से कितने थे? तो 25 देशों ने इसमें भाग लिया, जिसमें कि कुल 350 से 367 मुक्केबाज शामिल थे, जिनमें कि पुरुषों में 220 और महिलाओं में 147 शामिल थे। इसका आयोजन एशियन बॉक्सिंग, वर्ल्ड बॉक्सिंग और थाईलैंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा करवाया गया था, और इन दोनों श्रेणियों में यानी कि अंडर 19 वर्ग और अंडर 22 वर्ग में उज्बेकिस्तान पहले स्थान पर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। अगला सवाल है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में रेल फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में रेल फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना का नाम है ब्रह्मा। कहाँ पे रखी गई है इसकी आधारशिला? तो उमरिया, उबैदुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। इस पे कुल लागत कितनी आएगी? तो 1800 करोड़ रुपए, और यह 60 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में फैला होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 12 अगस्त। अगला सवाल था, देश का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला सवाल था, हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, आरिनी लोहाटी। अगला सवाल था, हाल ही में भारत का पहला आईस्टेम उत्प्रेरक केंद्र कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, एनआईटी कालीकट। अगला सवाल था, हाल ही में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला सवाल था, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना की अवधि को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, 2028। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पहले अम्मा सम्मान दिवस के मौके पर नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, सिक्किम। अगला सवाल था, हाल ही में भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, केरल राज्य वित्त उद्यम। अगला सवाल था, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, केन्या। और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, भारत।